इसको। बेटा तो एथिलेमीन को बनाने की विधियों में से अगली विधि को पढ़ेंगे, एथिल आइसोसाइनाइड से। बेटा एथिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला C2H5NC। अगर इस फॉर्मूले पर अभिक्रिया को करवाएं तो बेटा हम अभिक्रिया इस फॉर्मूले पर करवा सकते हैं जल की। अच्छा, जल का फॉर्मूला S सिंगल बॉन्ड OH होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे। और दूर दूर लिखने से हम करेंगे क्या, तरीका बिल्कुल आसान सा है। देखो C2H5N वाला पार्ट अभिक्रिया करेगा 2H से। फिर से ध्यान रखना, C2H5N वाला पार्ट 2H से अभिक्रिया करेगा तो बनाकर तैयार करेगा C2H5NH2। इसको एथिलेमीन या एथाइलेमीन कहते हैं। अभी चेक करेंगे हमारे पास बचता कौन कौन सा है। हमारे पास 1C 2H और 2O। 2H 1C 2O, या बेटा इसी को तो संभाल के लिखा जाए अगर, तो इसको लिख सकते हैं HCOOH। मतलब इसको कौन सा एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड। तो अभी इस बात को बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखेंगे कि अगर C2H5NC की अभिक्रिया होती है एथिल आइसोसाइनाइड से हम बनाकर तैयार करते हैं, तो हमें उसके लिए जल चाहिए। और जल के जो दोनों H हैं वो अभिक्रिया करेंगे, जुड़ेंगे N के साथ, और C जुड़ेगा बाकी बचे हुए पार्ट से। तो क्योंकि 2H 1C 2 हैं, उनको लिख सकते हैं HCOOH फॉर्मिक एसिड। एक ये प्रोसेस हो गया। एक और विधि है एथिल आइसोसाइनेट। एथिल आइसोसाइनाइड कहता तो NC, और एथिल आइसोसाइनेट बोल दिया है NCO। अभी ऐसा बोलता है एथिल आइसोथायोसाइनेट, तो थायोसाइनेट तो O को हटाते उसकी जगह पे क्या लगा देते S, वो थायोसाइनेट हो जाता। तो रिएक्शन में ज्यादा चेंज आते नहीं है। अभी इसकी अभिक्रिया बेटा हम लोग करवाने वाले हैं किससे, KOH से। थोड़ा सा बेटा ध्यान देने वाली बात है, KOH को भी 2 मोल लिखा गया है। रीजन उसका है इतना भाग एक साथ टूटकर अलग होगा। अगर ये वाला भाग एक साथ टूटकर अलग हुआ गर्म करने पर, तो बेटा चेक करेंगे K2C और O 2 और 1 3। हम ऐसे कंपाउंड को कहेंगे K2CO3। K2CO3 को पोटेशियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये तो सॉलिड सब्सटेंस अलग हो गया। अभी आगे चेक करेंगे, हमारे पास बचा गया C2H5NH2। C2H5NH2 को चेक करेंगे तो भैया C2H5NH2 ये भी तो एथिलेमीन है, और एथिलेमीन को हमने इन 2 विधियों से और बनाया। हालांकि एथिलेमीन को बनाने की और भी हमारे पास बहुत सारी विधियां होंगी, लेकिन एल्किल एमीन को बनाने की विधियां हम लोग पिछली भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आप 1-2 क्लास पीछे का अगर देखोगे, चेक करोगे उसमें से, तो आपने एल्किल एमीन को बनाने की बहुत सारी विधियां पढ़ी होंगी। 8-10 विधियां पढ़ी होंगी, जिनमें से हमने R लिखकर उस रिएक्शन को कंप्लीट करवाया था। तो ये वो केवल हमने विधियां लिखाई हैं जो यहां पर ज्यादा पूछी जाती है इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से। अब एथिल एमीन को बनाने की विधियों के बाद चेक करेंगे कि एथिल एमीन जब बनकर तैयार होता है इसका नेचर कैसा होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण क्या होते हैं। तो मैं चेक करूंगा भौतिक गुणों को। कहता है अगर एथिल एमीन की बात करेंगे तो ये कैसी गंध देगा, अमोनिया के जैसी। आपने इस बात को भी पढ़ा है, क्योंकि निम्न अणुभार वाले हैं अमोनिया जैसी गंध देते हैं। उच्च अणुभार वाले होते तो फिर ये मछली की तरह गंध देते। क्योंकि निम्न अणुभार वाले एमीन हैं, ये अमोनिया के जैसी गंध देंगे। और इसमें से एक लाइन पे एक और चीज लिख दी गई है कि द्रव व गैस ही पदार्थ है। अभी ये सोचने वाली बात, द्रव है या गैस पदार्थ है, क्योंकि इसका क्वथनांक 19 डिग्री सेल्सियस, मैंने लिखा नहीं है, हम बता देते इसको, क्योंकि इसका क्वथनांक है 19 डिग्री सेल्सियस। अब 19 डिग्री सेल्सियस, तो मैं क्या सोचता हूं, अगर इस टाइम के मौसम में देखा जाए, अक्टूबर नवंबर के मौसम में, तो बेटा दिन का टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस से कैसा रहता है, ज्यादा गैस अवस्था में मिलेगा आपको। और रात का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, और 19 डिग्री सेल्सियस से कम जाने पर उस समय बेटा टेम्परेचर हो जाता है 19 से कम, और वहां द्रव अवस्था में। मतलब ये पदार्थ रात को या ठंडे वातावरण में द्रव अवस्था में, और जरा सा ही गर्मी हुई तो ये कौन सी अवस्था में बदल जाएगा, गैस अवस्था में। अब प्रॉब्लम इस बात की, हम द्रव अवस्था भी नहीं कह सकते और गैस अवस्था भी नहीं कह सकते, तो मैंने द्रव या गैस दोनों को लिखा दिया है। क्योंकि कभी ऐसा हुआ कि आप सर्दियों के मौसम में आपने एथिलेमीन देखा लिक्विड फेस पे था,
अब आगुद्धे के मन में यह आ गया सर जी ने गैस लिखाया था, इसमें तो लिक्विड है, यही गलत है। अब गर्मियों के मौसम में देखोगे गैसीय अवस्था में वो कहेगा कि सर जी ने तो लिक्विड लिखा दिया, द्रव लिखाया था, अब गैस मिल रहा है। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका मुख्य फैक्ट है। अभी आगे चलेंगे, कहता है यह वाष्पशील होता है, अर्थात जब भी आप एथिलेमीन को गर्म करोगे ये लिक्विड वेपर में चेंज होगा। बहुत सारे ऐसे लिक्विड होते हैं जो वेपर में चेंज नहीं होते, लेकिन जो आपका एथिलेमीन होगा यह वेपर फेस में चेंज होगा। आगे लिखता है जल में घुलनशील है। बेटा एथिलेमीन जल में घुलनशील है, क्यों? क्योंकि एथिलेमीन में C2H5 वाला पार्ट तो मतलब ही नहीं है। N वाले पार्ट में N डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है? S से। और ये H जल के अणुओं के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन। क्योंकि एथिलेमीन में से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है जल के अणुओं के साथ, ये जल में कैसा है? घुलनशील। रीजन मांगेगा तो देंगे, जबरदस्ती रीजन देंगे नहीं उसको। अभी आगे आता है कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील। एक चीज तो हमेशा के लिए ध्यान रखो, हाइड्रोजन बॉन्ड कंपाउंड बनाए और चाहे ना बनाए, कार्बनिक में अधिक घुलनशील होते हैं, अकार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होते हैं। एक जैसे कंपाउंड का मतलब कार्बनिक वाला कार्बनिक में घुलनशील होगा, अकार्बनिक वाला अकार्बनिक में घुलनशील होगा। एक जैसे कंपाउंड आपस में घुलनशील होते हैं। तो क्योंकि एथिलेमीन भी तो कार्बनिक यौगिक है, देखो C2H5, तो ये कार्बनिक यौगिकों में कैसा रहेगा? घुलनशील। लास्ट में लिखता है इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। बेटा इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, आपने देखा होगा हम लोगों ने कई प्रकार के एमीन के क्षारीय नेचर को दिखाया है। हमने इस बात को दिखाया कि जब भी कभी एथिलेमीन किसी एमीन को जल में घोलते हैं वो OH आयन प्रोड्यूस करता है, और इसलिए उसको हम कैसा प्रकृति में बताते हैं? क्षारीय। अब मैंने अलग अलग एमीन्स को दिखाया क्षारीय नेचर, लेकिन अगर एथिलेमीन को क्षारीय नेचर नहीं दिखाया है तो एक काम करेंगे, हम रासायनिक गुण जब पढ़ेंगे अभी हम उसमें क्षारीय नेचर को भी शो कर देंगे, एथिलेमीन का भी क्षारीय नेचर हो जाएगा। तो भौतिक गुणों के बाद बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे रासायनिक गुण। तो अब हम चालू करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिलेमीन। एथिलेमीन का फॉर्मूला C2H5NH2। आप इसको एथाइल एमीन भी बोल सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहला इसका रासायनिक गुण लिखूंगा, काहे में? जल से क्रिया। जल से क्रिया का एक और नाम है, कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं, क्षारीय प्रकृति का निर्धारण। जब भी कोई कह दे कि एथिलेमीन को जल में घोला जा रहा है तो आप समझ जाइए अब हम उसकी क्षारीय प्रकृति को भी बता रहे हैं। तो जब भी कभी बेटा आपसे कहेगा जल से विक्रिया तो आप समझ जाओगे कि आपको क्षारीय नेचर भी शो करना है। बेटा एथिलेमीन का फॉर्मूला होता है C2H5NH2, जिसपे N पर होता है लोन पेयर। अब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे जल से, तो जल का फॉर्मूला होता है HOH, जिसपे H पर प्लस चार्ज, OH पर कैसा होता है? माइनस चार्ज। हम देखेंगे H पर प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और नाइट्रोजन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है लोन पेयर के फॉर्म में। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अपने पास जोड़ेगा लोन पेयर के थ्रू, तो बनाएगा क्या? C2H5NH3 प्लस, और बेटा लास्ट में क्या बचेगा? OH माइनस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, उसको ब्रैकेट के बाहर। अभी चेक करेंगे इसको कि जब एथिलेमीन ने जल से अभिक्रिया की, एक कंपाउंड बनकर तो तैयार हुआ, उसकी बात ही अलग थी, साथ में कौन सा आयन बना? OH माइनस आयन। और OH माइनस आयन क्योंकि एथिलेमीन के जल में घुलने से बना है, जल की तो कोई प्रकृति नहीं होती, तो ये क्षारीय नेचर किसका है? एथिलेमीन का। तो आपसे रिएक्शन कहेगा, आप इस प्रकार से रिएक्शन लिख के आओगे, क्षारीय प्रकृति के जल की से अभिक्रिया। अभी नेक्स्ट नंबर कहते हैं, चेक करते हैं कि ऑक्सीकरण अगर हम एथिलेमीन का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो कैसे अभिक्रिया करता है? बेटा एथिलेमीन का फॉर्मूला C2H5NH2। बेटा ऑक्सीकरण करवाने के लिए हमें चाहिए नवजात ऑक्सीजन, और इस नवजात ऑक्सीजन के लिए हमारे पास कई उत्प्रेरक हो सकते हैं। तो हम इसमें किसे क्या करेंगे? प्रबल ऑक्सीकारक का यूज करेंगे। प्रबल ऑक्सीकारक मतलब HNO3।
और जैसे ऑक्सीकरण करवाएंगे बेटा 3 मोल नवजात ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा। सबसे पहला नवजात ऑक्सीजन तो 2 H को लेके अलग हो जाएगा, बना डालेगा H2O। अभी चेक करेंगे और कि H2O अगर बना डालता है तो हमारे पास बचेगा क्या, C2H5N। बेटा चेक करना इस बात को, 2 तो H निकल गए, उन दोनों H की जगह क्या हो गई, खाली। तो हम यहां से बचे हुए 2 O को उसकी जगह पे लगाएं और NO2 बनाएं। अब बेटा NO2 जैसे कंपाउंड बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम क्या है, नाइट्रो, और कार्बन 2 वाला एल्केन है एथेन, नाइट्रो एथेन बनकर तैयार होता है। अभी एक और काम करेंगे, इनमें से लिख सकते हैं, एक और रिएक्शन हम लिख सकते हैं। क्या रिएक्शन है, कहता है अम्ल से क्रिया, कि एथिलेमीन अगर अम्ल से अभिक्रिया करता है वो कैसा नेचर दिखाएगा। बिल्कुल आसान है, जैसे क्षारीय प्रकृति का निर्धारण कर रहे थे, उसमें जल वाली अभिक्रिया लिखी है, तो क्षारीय प्रकृति का निर्धारण आप अम्ल से भी अभिक्रिया करके लिखवा सकते हो। तो एथिल एमीन का फॉर्मूला C2H5NH2, और किसी अम्ल से अभिक्रिया होगी तो बेटा मैंने HCl को ले रखा है, मोनोप्रोटिक एसिड है, रिएक्शन को दिखाना आसान होता है। फिर से वही H+ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो एथिल एमीन का नाइट्रोजन अपने साथ इसको रख लेगा और बनाकर तैयार करेगा C2H5NH3+ और साथ में Cl-। नाम इसका क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे ही पढ़ सकते हो, N एथिल अमोनियम क्लोराइड, या नॉर्मली एथिल अमोनियम क्लोराइड। N इसलिए लगा दिया गया कि नाइट्रोजन से कनेक्ट है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं N एथिल अमोनियम क्लोराइड। अभी एक और रिएक्शन इधर बेटा हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, कहता है CH3COCl से क्रिया। बेटा इस अभिक्रिया का एक और नाम है एसिटिलीकरण। कभी भी किसी कंपाउंड पर यह आ जाए कि एसिटिलीकरण करवाना है, भैया एसिटिलीकरण इसी से होगा। और एसिटिलीकरण करवाने का तरीका देखो बेटा, एसिटिल क्लोराइड को लेंगे तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl, थोड़ा सा दूर लिखेंगे। अब Cl दूर लिखते ही कई बच्चों का तो दिमाग चलने लगा कि CH3COCl जो लिया है किनारे लिख दिया, इसका मतलब रिएक्शन करवाई जाएगी Cl पर ही। और एथिलेमीन का फॉर्मूला बेटा क्या लिखे, C2H5। अब इसमें से N लिख देते हैं और H थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं। होगा क्या, ये Cl किससे विक्रिया करेगा, H से। अगर HCl से विक्रिया करेगा तो ये तो साइड प्रोडक्ट हो गया HCl। मैं चेक करूंगा मेरे पास बचा क्या है, CH3CONH2H5, CH3CONH2H5। अभी एक चीज चेक करेंगे, अगर यहां पे NH2 होता, ये सूत्र होता है एसीटेमाइड का, एसीटेमाइड या एसीटामाइड में से H एक कम किया गया और उस पर क्या लगा दिया गया, एथिल। तो इसका नाम देखो क्या हो गया, एक तो N से कौन जुड़ा है, एथिल, तो N एथिल, और बेटा फॉर्मूला एसीटेमाइड का था तो एसीटेमाइड, N एथिल एसीटेमाइड। तो एक काम करें, आप इसको नोट करें, फिर और देखते हैं कि रासायनिक गुण क्या है एथिलेमीन में से। तो जल्दी से नोट कर ले, फिर और भी जितने रासायनिक गुण बचे हैं उनको भी लिख लें हम लोग। बेटा अगला रासायनिक गुण है एथिलेमीन का, कहता है हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया। बेटा हिंसबर्ग अभिकर्मक के फॉर्मूले को लिखेंगे तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग SO2Cl, इसको सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं। अब बेटा एथिलेमीन से फॉर्मूला से अभिक्रिया करवाएंगे तो C2H5 तो यहां लिखेंगे और NH और एक H थोड़ा सा दूर लिखेंगे। जैसे ही एक H दूर लिखा गया अपने दिमाग में एक चीज आ गई कि शायद HCl से अभिक्रिया करेगा। अगर बेटा HCl से अभिक्रिया कर लेता है, H लिखते हैं इसको, HCl से अभिक्रिया कर लेगा तो बना लेगा HCl, क्योंकि ये साइड प्रोडक्ट होगा, इसको नीचे लिखा। बेटा बचा क्या हमारे पास बचा बेंजीन और हमारे पास बचा SO2। अभी मैं चेक करता हूं NH और लास्ट में बचा C2H5।
अगर इसको चेक करेंगे तो इसको नाम देखो कैसे पढ़ेंगे, एथिल नाइट्रोजन से कनेक्ट है, यहां लिख देते हैं एन एथिल एथिल, और बेटा इस कंपाउंड को बोलते हैं सल्फोनामाइड। तो ऐसा इसको लिखेंगे सल्फोनामाइड। एक चीज और इसको लिख सकते थे सल्फोनिल एमाइड, अगर आप चाहते तो मैं यहां लिख दूं, आप इसको लिख सकते थे सल्फोनिल एमाइड। दोनों में से कोई प्रॉब्लम थी नहीं, आप दोनों नाम में से कोई लिख सकते थे। अभी नेक्स्ट रिएक्शन को चेक करेंगे। अगली अभिक्रिया आती है, कहता है हाफमान या हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। बेटा वैसे ये अभिक्रिया हम लिखवा चुके हैं, अगर आप इसको, हाँ ऑयल अभिक्रिया, हाँ हिंसबर्ग अभिक्रिया भी हो चुकी है। अगर बेटा मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन करेंगे तो मस्टर्ड ऑयल की रिएक्शन करवाते हैं पहले सबसे। तो अभिक्रिया में से सबसे पहले C2H5 बेटा चेक करना, NH2 से अभिक्रिया हुई थी, C डबल बॉन्ड S। पहले तो रिएक्शन ऐसे ही की थी, हुआ क्या था, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था। अगर इस डबल में से एक बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दूं तो नुकसान S का भी होगा। तो हमने क्या किया, यहां से एक S निकाल के S को दिया, तो C सिंगल बॉन्ड SH या HS। अभी चेक करेंगे इधर की ओर हमारे पास बचा क्या, तो C का भी तो नुकसान, तो C का भी हुआ ना, तो बचा हुआ ग्रुप C2H5NH यहां से जोड़ देते हैं, C2H5NH को जोड़ते हैं C से। अभी अभिक्रिया यहीं से नहीं पूरी हुई, अभी आप अभिक्रिया करवाओगे, उसके लिए आपको यहां अभिक्रिया होनी होगी HgCl2 से। जब मरकरी के क्लोराइड से या मर्क्यूरिक क्लोराइड से अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया को कंप्लीट कैसे करेंगे, तरीका क्या है। सबसे पहला काम है कि Hg जो है वो S से अभिक्रिया करेगा। देखो मैं HgS से, तो पहला कंपाउंड बनकर तैयार होगा मर्क्यूरिक सल्फाइड, और बेटा ये काले रंग का अवक्षेप होता है, और काले रंग के अवक्षेप को देख के ही जान जाते हैं कि हम लोगों ने मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया को क्या करवा दिया है, कंप्लीट। तो अभी आगे चलेंगे, देखेंगे और क्या बचा। Hg किससे अभिक्रिया करेगा, S से। अब ये जो 2H होंगे ये दोनों किससे अभिक्रिया, 2Cl जो होंगे वो 2H से अभिक्रिया करेंगे, इसलिए लिखा गया ताकि आप समझ जाओ। डॉट वाला किससे कनेक्ट होगा, डॉट से, और टिक मार्क किससे कनेक्ट होगा, टिक मार्क से। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2HCl मेन कंपाउंड तो अब बनेगा, मेन का C2H5NCS आप डबल बॉन्ड भी लगा सकते थे, लेकिन ऐसे ही लिख दिया। अब ये तो देखो आइसोसाइनेट वाले से मिल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें से सल्फर लगा हुआ है, तो ये तो आइसोथायोसाइनेट। तो इसको क्या बताओगे, एथिल। बेटा ऊपर लिख लेते हैं नाम, सबसे पहले तो N लिख सकते हो, एथिल आइसोथायोसाइनेट। तो ये फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ। अभी एक और अभिक्रिया बेटा इसमें से लिखेंगे, हमारे यहां एक अभिक्रिया और आती है, काफी फेमस है, नाम शायद आप लोगों ने सुन रखा होगा, कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण बेटा कार्बिल एमीन अभिक्रिया या उसको आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से जानते हैं। देखते हैं, एक तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, केवल प्राइमरी एमीन ही इस अभिक्रिया को दिखा सकता है। इस अभिक्रिया को ना तो सेकेंडरी एमीन दिखा सकते हैं ना टर्सरी, प्राइमरी एमीन ही दिखा सकता है। अभिक्रिया किससे होती है, क्लोरोफॉर्म के क्षारीय विलयन से। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला H, क्लोरोफॉर्म के क्षारीय विलयन को लेके चलोगे तो Cl3, और अभिक्रिया भी किससे होनी है, 3 KOH से, तो KOH और बेटा KOH,
डायरेक्ट भी 3 मोल लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें से। बेटा ये तीनों Cl 3K से कंबाइन करेगा जाके तो बना लेगा सबसे पहले 3, मैं थोड़ी जगह छोड़ के लिखूं, 3KCl। अभी चेक करेंगे 3KCl में से। अब हम क्या चेक करने वाले, 3 ऑक्सीजन हमारे पास हैं। 3 ऑक्सीजन के साथ 3 तो हाइड्रोजन मिल गए। 3 हाइड्रोजन में से एक ये देगा 4, 2 ये देगा 6। 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा 3H2O। अभी चेक करेंगे हमारे पास बचता क्या क्या है, C2H5N, ये तो जल के साथ निकल गए। N के बाद C, C2H5NC। बेटा नाम याद रखना, एथिल आइसोसाइनाइड। और हमने बताया था जब भी कभी आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स की बात होने लगे, ये पदार्थ प्रकृति में कैसे होते हैं, विषैले। अभी एक और अभिक्रिया को यहां लिखेंगे, NaNO2 तथा HCl से क्रिया। NaNO2 तथा HCl से क्रिया, अभिक्रिया ध्यान देना। अब इसको कैसे, हमने एथिलेमीन लिया और हमने इसकी अभिक्रिया करवाई। थोड़ा सा दूर लिखते हैं, और दूर का मतलब है अभिक्रिया में से कोई नई चीज है, NH2। बेटा इसकी अभिक्रिया करवाते हैं NaNO2 और HCl से। अभिक्रिया को ध्यान से देखना, नहीं तो थोड़ा सा चूक गए तो फिर समझना कठिन होने लगेगा। क्या कठिन होने लगेगा, इसको यहां पे देखेंगे। सबसे पहला काम, Na अभिक्रिया करेगा किससे, Cl से। NaCl अभिक्रिया कर लिया तो हमने इसको लिख लिया राइट साइड पे पहले। अभी H ने किससे अभिक्रिया करना है, NO2 से, तो हमने इसको लिखा लेफ्ट साइड पे। अब कहोगे सर जी ऐसा क्यों कर दिया, जबरदस्ती उसको भी लिख लेते लेफ्ट साइड पे। तो बेटा ऐसा काम है, NaNO2 और HCl को मिलाने पर जो NaCl मिला, ये अब अभिक्रिया नहीं करेगा आगे। अब क्योंकि अब अभिक्रिया नहीं करेगा तो हमने इसको क्या में रख दिया, प्रोडक्ट में। अब जो लेकिन जो NO2 से अभिक्रिया करके HNO2 बनाता है, अभी ये अभिक्रिया करेगा। इसको हमने कहां पर लिखा, रिएक्टेंट में। और आप सभी लोग जानते हो जो अभिक्रिया करते हैं पदार्थ उनको रिएक्टेंट में लिखते हैं, और अभिक्रिया जो नहीं कर पाते हैं उनको हम कहां लिख देते हैं, प्रोडक्ट में। रिएक्शन करने का तरीका बड़ा आसान है भैया। इसको तरीका कैसे ध्यान देंगे, इस चीज को सबसे पहले इसमें से क्या करेंगे, N को लेके अलग हो गया, पहला कंपाउंड N2। बेटा चेक करेंगे इसके बाद H2 एक O को लेके अलग हो गया, H2O। ऐसी अभिक्रिया को एक तरह से मैंने और बताया था, अगर आपको याद होगा तो। हमने क्या किया था, इसके बॉन्ड को ब्रेक किया था, इसको O दिया था, इसको N दिया था, इसको OH दिया था। 2 O थे बट गए, एक H था मिल गया, एक N था वो चला गया। ये वाला पार्ट H2O बना रहा था, बीच वाला पार्ट N2 बनाता था, लास्ट वाला पार्ट C2H5OH। तो यहां लिखेंगे C2H5OH। तो इस प्रकार से बेटा जो कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है उसका नाम हम क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल के नाम से भी उसको जाना जाता है। अगला नंबर बेटा एक और रिएक्शन लिखेंगे, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो यहां लास्ट में लिख लेते हैं RMgX से क्रिया। RMgX का अब तो पर्टिकुलर कंपाउंड से रिएक्शन करवाएंगे। सबसे पहले एथिलेमिन का फॉर्मूला C2H5NHH। बेटा RMgX करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे, R की जगह पर CH3, Mg की जगह MgX की जगह पर मैंने किसको लिख रखा है, Cl को। बेटा बनेगा कंपाउंड कैसे, ये H अभिक्रिया करेगा CH3 से, CH3 और मिलकर H बनाएगा CH4। बेटा जो बच रहा हो सबको लिख डालो, C2H5NH और MgCl, CH3NH MgCl। अब इसका नाम देखो कैसे पढ़ेंगे, N लगा सकते हो, नाइट्रोजन से कनेक्ट है, N मेथिल एमीन मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर मैं दोबारा से
एन मेथिल एमीन मैग्नीशियम क्लोराइड। अभी ब्रोमीन का यूज करते हो तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको जल्दी से नोट करते हैं और देखते हैं कौन सा रासायनिक गुण रहा जाता है इसके बाद। बेटा हाँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर देना। क्यों? C2H5NH की अभिक्रिया हुई थी ना, तो यहां C2H5 N एथिल एमीन मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसको सही कर देना थोड़ा सा। अगला अभिक्रिया है एथिल एमीन में से ऑक्सीकरण एवं जल अपघटन। एक अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ रखी है ऑक्सीकरण, लेकिन वो नाइट्रिक अम्ल की प्रेजेंस में हुई थी और ये वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। एमीन को डायरेक्ट नाइट्रो कंपाउंड में चेंज कर दिया था। अभी चेक करेंगे एक अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीकरण भी कराएंगे और जल अपघटन भी। तो ऑक्सीकरण और जल अपघटन देखो कैसे होगा। सबसे पहले एथिलेमीन, एथिलेमीन को ऐसे भी बेटा लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। बेटा ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण के लिए हमको चाहिए होगा उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक के रूप में हम यूज करेंगे C2H5O, और इन्हें क्या बनाता था? नवजात ऑक्सीजन नहीं बनाता था ना, सीधे K2O7 और H अम्लीय विलयन में रखेंगे। अभिक्रिया का तरीका क्या है देखो, ये H O से अभिक्रिया करेगा, बना डालेगा H2O। बेटा चेक करेंगे हमारे पास बचा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। अब इसका क्योंकि अभिक्रिया का नाम क्या था, ऑक्सीकरण एवं जल अपघटन, जल अपघटन भी बाकी है। अब बेटा जल अपघटन का मतलब HOH, या आप यहां पर H2O ही लिख लें। अब अभिक्रिया देखो कराने का तरीका मेरे पास क्या है, हम इस बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। एक तरफ O को दे देंगे, एक तरफ H2 को दे देंगे। अगर एक तरफ O को मिलेगा, एक तरफ H2 मिलेगा, तो ये वाला पार्ट बनाएगा NH3, अमोनिया गैस। और बेटा जो भी मेरे पास कंपाउंड बन रहा है मैंने उसको नीचे लिखना है, CH3CHO। बेटा इसका नाम याद है, एल्डिहाइड कंपाउंड है जिसका नाम है एसीटैल्डिहाइड, और IUPAC नाम पढ़ते थे इसका एथेनॉल। एक रिएक्शन और चेक करते हैं, कहता है अगर एसीटैल्डिहाइड अभिक्रिया कर लेता है एथिलेमीन से, तो एथिलेमीन का फॉर्मूला क्या है, C2H5NH2। तो NH2 को वहां से हटाएं, NH2 को इधर रखें, और चेक करें कि अभिक्रिया के दौरान कौन सा पदार्थ बनकर तैयार होगा। बेटा अभिक्रिया में से देखने से ही पता लग रहा है, यहां किनारे O है, यहां किनारे H2 है, पक्का ये दोनों अभिक्रिया करेंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे H2O। अब मैं तो सोचता हूं मेरे पास बचा क्या, CH3CH डबल बॉन्ड NC2H5 NC2H5, इसका नाम एल्डीमीन है बेटा, ध्यान रखना इसका नाम एल्डीमीन, या इसको बेटा कुछ लोग इस नाम से भी जानते हैं, सिफ बेस। तो जो इसका ज्यादा नाम फेमस है वो सिफ बेस के नाम से। तो अपना इसका अच्छा एल्डीमीन क्यों रखा, अगर CH डबल बॉन्ड के साथ N के साथ कनेक्ट है, CH डबल बॉन्ड NH को हम बोलते हैं इमिन, और तुमने देखा ये एक एल्डिहाइड से साथ मिलकर बना है, तो एल्डिहाइड के साथ मिलकर बना, इमिन कंपाउंड बना, तो इसका नाम क्या रख दिया गया है, एल्डीमीन। एल्डीमीन का ये भी ध्यान रखना, इसको सिफ बेस भी कहते हैं, ये ज्यादा फेमस सिफ बेस के नाम से है। अभी आगे देखेंगे कि इसका उपयोग क्या है। बेटा पहला उपयोग अगर हम देखें एथिलेमीन का, तो लिखा हुआ है सूती कपड़ों के निर्माण में, तो सूती कपड़ों का उद्योग में इसका यूज करते हैं, उनके निर्मित करते समय, कपड़ों को बनाते समय। ये तो जो उपयोग लिखे ये तो कहीं पर भी लिख के आ सकते हो, कार्बनिक यौगिक में कहीं पर भी जाकर लिख दो, काम कर जाएगा। क्या प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में जितने भी आपको NCERT पैटर्न पर केमिकल कंपाउंड कंप्लीटली पढ़ाए गए हैं, वो सारे के सारे कंपाउंड प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यूज में आते हैं।
अब अगला नंबर कहता है अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में बेटा अगर कभी किसी केमिकल का रासायनिक गुण है, एक भी रासायनिक गुण है, तो वो दूसरे केमिकल कंपाउंड को बनाकर तैयार जरूर करेगा, और जरूर बनाकर तैयार करेगा तो हम इसमें लिख लेंगे कि अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। तो ये 2 नंबर तो आप कहीं पर भी लिख के आ जाओगे, लेकिन बशर्ते ध्यान रखना ये नंबर काम करेगा केवल कार्बनिक यौगिकों के लिए और ये नंबर काम करेगा ओवरऑल सभी यौगिकों के लिए। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एथिलेमीन हम लोगों ने पढ़कर कंप्लीट किया। अभी हमारे पास एक कंपाउंड पढ़ने का और है, फेनिलेमीन। तो फिर फेनिलेमीन को पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास पे।